जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। माय नेम इज लक्ष्मण एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। यस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर को। इसके पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट वो किसी टेक्निकल इशू के कारण क्या हुआ था, स्टॉप हो गया था और फिर मुझे वही लेक्चर आधा छोड़ना पड़ा था। मैं सोच रहा था कि इसका लेक्चर नंबर 2 दूँ, बट मेरे दिमाग में आया कि मैंने बच्चों को वादा किया था कि मैं इस लेक्चर का, बोल सकते हो इस चैप्टर का वन शॉट दूँ। तो मैंने किया है कि ये आज अपन करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर इस चैप्टर का। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। और एक चीज बता देना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बोली थी, अगर तुम इस चैप्टर को ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये है वन शॉट लेक्चर और ये चैप्टर उतना वेटेज नहीं रखता है, या फिर बोल सकते हो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम्हें लगता है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, बस इसमें तुम्हें रट्टा मारते जाना है और जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से समझते जाना है, जिससे कि तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी और तुम इस चैप्टर में आउट ऑफ लेके जाओगे। ठीक है, तो लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो क्या करते हैं भाई, लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर इस कोने में रख देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर की। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4। किसका भाई, एसएससी क्लास 10 का। और इसको कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मण शिवनकर, आपको तो पहले बता दिया मैंने। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चा पार्टी सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का अगर मैं सिंपल सी वर्ड में बोलूँ, सिंपल से भाषा में बोलूँ, तो वो होता है सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग नाम की चीज़ आपने कई बार सुनी होगी, आपको पता भी होगा कि सराउंडिंग होती क्या है, बट आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ सराउंडिंग का मतलब होता क्या है। सराउंडिंग मतलब ऐसी हर एक चीज़ जो आपको लाइफ में अफेक्ट करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है, वो होती है आपकी सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं लोगों का। लोग क्या है, आपकी सराउंडिंग क्या है। फॉर बहुत सारे लोग क्या है, आपकी सराउंडिंग है। वो क्या करते हैं, आपको अफेक्ट भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मेरे घर के सामने रहती है, मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है एक लड़की। अब मैं क्या करता हूँ, वर्कआउट करने जाता हूँ छत पर और मस्त डंबल वंबल लेके बॉडी बनाना स्टार्ट करता हूँ। वैसे में क्या होता है, वो लड़की आती है छत पर और मेरा दिल गोते खाने लगता है। और उस चक्कर में क्या होता है, मेरा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पाइक करने लगता है और स्पाइक करने की वजह से मेरी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की के कारण मैं क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ या फिर बोल सकते हो अफेक्ट हुआ। यानी कि क्या हुआ, मेरे सराउंडिंग की वजह से मैं क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। यही होता है आपका सराउंडिंग या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंट। अब आपका जो इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। किन चीज़ों से मिलकर बना होता है बच्चों, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। या फिर बोल सकते हो सराउंडिंग में दो फैक्टर्स अवेलेबल है। कौन थे भाई, वो पहला है लिविंग या फिर बोल सकते हो बायोटिक फैक्टर्स, एंड सेकंड वन इज नॉन लिविंग जो कि है अबायोटिक फैक्टर। अब ये लिविंग बोले तो जैसे कि लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या होगा आपका नेचुरल वाला। जितने भी जिंदा लोग हैं वो सब क्या है आपके बायोटिक फैक्टर्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो क्या हो गए, आपके बायोटिक फैक्टर्स हो गए। और नॉन लिविंग बोले तो जो भी चीज़ निर्जीव है या फिर बोल सकते हो जिनके अंदर जान नहीं है, वो होते हैं आपके अबायोटिक फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सब हो गया, क्या हो गया आपका अबायोटिक फैक्टर हो गया। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला सराउंडिंग क्या होती है, हर वो चीज़ जो तुम्हें अफेक्ट करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है तुम्हारे लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब यहाँ पर ले लेते हैं, अभी तो हमें समझा कि क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स जो है वो हमें अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था और वो लड़की का एग्जांपल दिया था, वैसे ही अब हम समझते हैं अपने अबायोटिक फैक्टर्स या बोल सकते हो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लाइमेट का। इसके पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि क्लाइमेट से कैसे होता है, बट वापस से बता दो सुनना। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोल सकते हो, मौसम बोल सकते हो, राइट। मौसम होता है। अब जब मौसम अच्छा रहेगा तो तुम्हारा मूड बनेगा, और जब तुम्हारा मौसम खराब रहेगा तो तुम्हारा मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, राइट। तो कैसा होता है, अगर मुझे क्या पसंद है, ठंडी पसंद है, मुझे क्या है, ठंडी पसंद है, और क्या होती है, गर्मी आती है तो मेरा मूड क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, चिड़चिड़ा हो जाता है। यानी कि मेरा टेम्परामेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो क्लाइमेट है वो मुझे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरा मूड स्विंग्स हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा मूड स्विंग हो रहा है लड़कियों की तरह। समझ गए, जिनकी गर्लफ्रेंड होगी उनको समझ के आ गया भाई, बट तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एक ही चीज़ है तो मैं उन्हें उन दोनों चीज़ों को रिलेट कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ी तुम्हें क्या बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है। क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है सर सराउंडिंग। यानी कि इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, सराउंडिंग होगा, राइट। तो अब मुझे पता है सराउंडिंग जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, पहली है बायोटिक और दूसरी है अबायोटिक।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा इन्वायरमेंट जो है वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक, राइट। ये बात क्लियर होगी। और अगर मुझसे कोई एग्जाम में पूछ ले या फिर कोई नालायक इंसान जो पेपर सेट कर रहा होगा, वो नालायक इंसान अगर तुमसे पूछे कि बेटा पेपर में डिफाइन लिखो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की, तो तुम क्या लिखोगे? इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पूछेगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट तो तुम्हारा चैप्टर का ही नाम है। वो तुमसे पूछेगा इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चा पार्टी, तो तुम सीधा साफ बात लिख सकते हो इन्वायरमेंट इज इक्वल टू सराउंडिंग, या फिर ये लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट वो हर एक चीज़ होती है जो तुम्हें अफेक्ट करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इन्वायरमेंट अराउंड अस विच अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस अवर लाइफ। इतनी सी बात है। इन्वायरमेंट कोई ब्रॉडल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात तो इन्वायरमेंट एक ब्रॉडल कॉन्सेप्ट है, बट उसका मीनिंग जो है ना बहुत ही ईजी है, या फिर बोल सकते हो एकदम सस्ता खस्ता फाड़ू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब मज़ेदार कॉन्सेप्ट है यार। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इकोसिस्टम ने, जैसे कि मैंने कहा बहुत बड़ा ब्रॉडल कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती है, जैसे कि इकोसिस्टम हो गया और बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। आपके क्या बोल सकते हो इस चैप्टर में इंक्लूड है। वैसे जैसे 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 हम लेक्चर में क्या बोल सकते हो चैप्टर में डाइव करेंगे, वैसे वैसे हमें ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो बता दो, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है। सुनो क्या है, इन्वायरमेंट अभी क्या है बहुत खतरे में है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, या फिर बोल सकते हो तुम जिसने भी तुम्हारी बुक बनाया है उसने क्या किया है, ये चैप्टर तुम्हारे बुक में इंक्लूड किया है कि जिससे कि तुम्हें क्या है भाई, इन्वायरमेंट प्रेमी बन जाओ, तुम क्या बन जाओ, इन्वायरमेंट पगलू बन जाओ। इसलिए उसने क्या किया है तुम्हारे बुक में ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया है। और एक क्लास की बात बताऊं, अगर तुम्हारे पास में कम समय बचा है तो तुम इस चैप्टर को कवर करके जा सकते हो, समझे। इस चैप्टर को कवर करके जा सकते हो, समझे। और ये तुम्हें अच्छे खासे मार्क ला कर देगा, अच्छे खासे एकदम जबरदस्त मार्क ला कर देगा। अब बात करते हैं अपने इन्वायरमेंटल के ब्रॉडल कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब सबसे पहले बात तो सुनना, इकोसिस्टम और क्या होता है, इन्वायरमेंट को बच्चे एक ही समझ लेते हैं। इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट ये जो टर्म है ना उनको एक ही समझ लेते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। ये दोनों डिफरेंट है बट रिलेटेड है, क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब कैसे रिलेटेड है उसके बारे में तो बात करते ही है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन्वायरमेंट जो होता है और इकोसिस्टम जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात सुनना, इन्वायरमेंट क्या है, एक ब्रॉडल कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंट क्या है, एक ब्रॉडल कॉन्सेप्ट है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है आपका लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों से मिलकर बनता है। बट आपका जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया। इन्वायरमेंट क्या हो गया, एक बहुत बड़ा ब्रॉडल कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर समझ सकते हो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। उसमें इकोसिस्टम क्या है, एक छोटा सा एरिया है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, या फिर बोल सकते हो लिविंग और नॉन लिविंग क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में। वो होता है आपका इकोसिस्टम। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई बता इकोसिस्टम क्या होता है, या फिर तुम्हारा दोस्त ही पूछे तुमसे क्या होता है इकोसिस्टम, तो तुम सीधा बोलना अबे सुन मैं बताता हूँ तुझे इकोसिस्टम क्या होता है, मुझे लक्ष्मण सर ने बताया। तो तुम क्या बोलोगे, भाई देख एक स्पेसिफिक एरिया इन इन्वायरमेंट में एक छोटा सा एरिया जिसमें क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर बोल सकते हैं बायोटिक या फिर अबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरैक्शन करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये इंटरेक्शन दो तरीके का हो सकता है भाई, इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो सकता है, इकोसिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, दो तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है। आपको कौन कौन इंटरेक्शन हो सकते हैं, बायोटिक टू बायोटिक और अबायोटिक टू बायोटिक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में। ये दो तरीके के तुम्हारे साथ में इंटरेक्शन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुम्हारे बुक में एक छोटा सा नोट पॉइंट दिया है जिसको मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तो ये सुनो क्या बोला है तुम्हारी बुक में, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि जो मैंने तुम्हें बताया ये जो दो इंटरेक्शंस है इन दोनों की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोलॉजी बोलते हैं। ये पॉइंट इंक्लूड करने का मेरा ये इंटेंशन था कि जब तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब तुम्हें एक टर्म आएगी इकोलॉजी की, तो उसके लिए अभी से तुम्हारा क्या बोल सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें ये बोल सकते हो ये पॉइंट बता देना चाहता था। वैसे तुम्हारे बुक में या फिर बोल सकते हो तुम्हारे एग्जाम में ये पॉइंट बिल्कुल नहीं आने वाला, तो तुम इसको स्किप कर सकते हो भाई, स्किप कर सकते हो, समझे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शंस की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि दो टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, तो पहला इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। पहला होता है भाई बायोटिक टू बायोटिक। अब बायोटिक का मतलब जैसे कि तुम सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर बोल सकते हो लिविंग थिंग्स।
अब लिविंग थिंग्स तो एक ही चीज़ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है भाई, लिविंग थिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं इकोसिस्टम में देखूँ तो मैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली होती है मेरी प्रोड्यूसर, दूसरी होती है मेरी कंज्यूमर, एंड थर्ड वन इज माई डिकम्पोजर। अब अपन जानते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट क्या करता है, सन की मदद से फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, यानी कि वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर इसलिए हमें क्यों बोला, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खुद से खाना बना रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है। उसकी एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। वो अपना खाना खुद से बनाता है, बट हम क्या करते हैं, हम उससे खाना लेते हैं। हम अपना खाना खुद से बना सकते क्या अपनी बॉडी में, नहीं बना सकते। अगर हम जादू होते तब बना लेते, अगर हम जादू होते तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो जादू अगर मैं जादू होता तो मैं खुद से खाना बना सकता था धूप लेके, और बोलता धूप 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 बोलकर मैं खुद से खाना बना लेता। बट मैं क्या हूँ, एक क्या हूँ भाई, हेट्रोट्रॉप हूँ, इसलिए मैं खुद से खाना नहीं बना सकता। या फिर बोल सकते हो, अब आप बोलोगे सर मेरी मम्मी तो खुद से खाना बनाती है, तुम कैसे बोल रहे हो कि हम प्रोड्यूसर्स नहीं है। भाई तू अपने बॉडी के अंदर खाना बनाता है कि नहीं बनाता, तो इसका मतलब क्या है, तू प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर खुद ही खाना बनाता हो, जैसे कि प्लांट हो गया, अलगी हो गया, फाइकोप्लैंक्टन्स हो गया, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि उगलीना नहीं भाई, साइनो बैक्टीरिया नाम का कोई एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, अपने अंदर ही खाना बनाता है। ठीक है, वैसे तुम्हारे बैक्टीरिया टर्म जो है तुम्हारे बुक में इंक्लूड नहीं है, बट फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स जैसे कि मैंने बताया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब ये कंज्यूमर्स भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शरी कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना, कंज्यूमर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हत्या करके, अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म की बैंड बजा के खाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कंज्यूमर का मतलब क्या होगा, दूसरे को मारकर खाने वाला। तो अब मुझे बताओ कंज्यूमर किसको किसको खाएगा। पहले तो खाएगा वो प्लांट्स को, किसको खाएगा, सबसे बड़ा ऑटोट्रॉप्स को ही खा सकता है। हेटरोट्रॉप्स किसको खा सकता है, ऑटोट्रॉप्स को ही खा सकता है, क्योंकि हेटरोट्रॉप मतलब क्या होता है, जो खुद से खाना, खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते, मतलब कि अपने बॉडी के अंदर खुद का खाना नहीं बना सकते। वो क्या करते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं, या फिर बोल सकते हो दूसरे से खाना लेकर अपना जीवन पोषण या फिर बोल सकते हो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हो गए वो किसको खाएंगे भाई, प्लांट्स को खाएंगे, या फिर बोल सकते हो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके, क्या कर सकते, किल करके अपना पेट भरेंगे और जिंदा रहेंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कंज्यूमर 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, ये होते हैं हर्बीवोरस, यानी कि पेड़ पत्ती घास फूस खाने वाले। ये क्या करते हैं, जितने भी घास है, पेड़ है, इन सबको खाकर अपने अंदर एनर्जी बनाते हैं, या फिर बोल सकते हो अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जिसमें कि जैसे कि ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लूँ तो होता है डियर। डियर मतलब क्या होता है भाई, हिरन। हिरन क्या करता है, घास खाता है और अपना पेट भरकर जिंदा रहता है और बोल सकते हो ग्रो होता है। उसी तरीके से अपना रैबिट भी होता है, खरगोश मामा। खरगोश मामा भी होता है, जो क्या करता है, गाजर खाता है और क्या करता है, क्या करता है भाई, जिंदा रहता है। उसी तरीके से होता है अपने जू प्लैंक्टन्स, ये भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, अलगी, फाइकोप्लैंक्टन्स को खाकर अपना पेट भरते हैं और बोलते हैं यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, पेट भर गया भाई, अब ताकत आ गई है। अब क्या करेंगे, देश का नाता जाग गया है, क्या बोल सकते हैं, देश का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स में। अब ये जब प्राइमरी कंज्यूमर जब सो जाते हैं तब आता है अपना सेकेंडरी कंज्यूमर, हा हा हा, राक्षस बनकर आता है अपना सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या करता है भाई, ये सबसे पहली बात तो होता है ओमनीवरस या फिर बोल सकते हो कार्निवरस। ये क्या करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सोने के बाद में निपटा डालता है। यस, प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करता है, सोने के बाद में निपटा देता है। और निपटाने का मतलब क्या है, उनको मार कर अपने लिए एनर्जी कंज्यूम करता है, या फिर बोल सकते हो अपने लिए एनर्जी बनाता है। जैसे कि हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, मांस मटन खाते हैं। क्या करते हैं, मांस मटन खाते हैं। वैसे मैं नहीं खाता, तुम लोग खाते होगे तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाता भाई। ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो अगर हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को या फिर बोल सकते हो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अच्छे से रीचेक करें तो हम देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, किनका, एनिमल्स का, और उनको खाकर जिंदा रहते थे। उसी तरीके से अपने सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है जैसे कि रैबिट हो गया, डियर हो गया, जू प्लैंक्टन्स हो गया, इनको मार कर खा के अपना पेट भरते हैं। और ये मारने वाले कौन थे होते, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल लूँ तो ये होते हैं अपने स्नेक्स, छोटे छोटे बर्ड्स, फॉक्स। फॉक्स भी भेड़िया, जो फॉक्स भेड़िया ही होता है ना, भेड़िया होता है क्या, क्या होता है भाई,
भेड़िया ही नहीं, भेड़िया तो क्या होता है मुझे नहीं पता। फॉक्स का मतलब क्या होता है बे? लोमड़ी। लोमड़ी जो होती है ना, वो होती है आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, बहुत चालाक होती है भाई, ठीक है। तो लोमड़ी जो होती है, लोमड़िया भी होती है, ठीक है। लड़कियों, तुम सीरियसली मत लेना, वो लड़कों के लिए था, ठीक है। अब बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की। तो टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं वो भी होते हैं ओमनिवरस या फिर बोल सकते हो कार्निवरस। सबसे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं तुम्हें पहले ना बताया हो। ओमनिवरस का मतलब होता है पेड़ पौधे और मांस मटन खाने वाले दोनों वाले। ओमनिवरस मतलब पेड़ भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। और कार्निवरस मतलब सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही खाता है। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, अब बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर बोलता हूँ मैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं कौन? टर्शरी कंज्यूमर्स। इसमें आते हैं आपका हॉक, ईगल, ओ आउल या फिर लार्ज फिशेस। जैसे कि छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली। तो बड़ी मछली कौन हो गई आपकी? टर्शरी कंज्यूमर। कौन सी हो गई भाई? टर्शरी कंज्यूमर। और छोटी मछली क्या हो गई आपकी? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर बोले तो टेडपोल्स, टेडपोल्स, ये सब क्या हो गए? आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्कर का साइज चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले भाई, बताओ तुम अपने। हरा कलर लेते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात ध्यान सुनना, टर्शरी किसको खाता है भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर किसको खाता है? प्रोड्यूसर्स को, राइट। किसको खाता है भाई? प्राइमरी कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे एक हायरार्की मेंटेन हो रही है। क्या हो रही है? एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सीक्वेंस बन रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। यानी कि टर्शरी प्रोड्यूसर से किसके अंदर एनर्जी आ रही है? इनडायरेक्टली बोलूँ या फिर इनडायरेक्टली बोलूँ? इनडायरेक्टली बोलूँ तो किस में आ रही भाई? टर्शरी कंज्यूमर्स में प्रोड्यूसर से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है? ध्यान सुनना। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी को कौन खाएगा? टर्शरी। यानी कि प्रोड्यूसर से टर्शरी के अंदर क्या हो रही है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यही होता है आपकी फूड चेन। इसमें यही जो सीक्वेंस है ना, ये होता है आपका फूड चेन का सीक्वेंस। अब मैं आगे बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले अब यहाँ पर एक कैटेगरी बच जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, उसको पहले बात कर लेते हैं। वो होती है आपकी डिकम्पोजर्स की। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जितने भी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करता है? ये खत्म करने का काम करता है, या फिर बोल सकते हो क्लीन करने का काम करता है। अगर हमारे अर्थ पर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो हमारी अर्थ कब की सड़ गई होती, या फिर बोल सकते हो खराब हो गई होती। यहाँ पर एयर पॉल्यूटेड हो गई रहती। वैसे तो अभी भी पॉल्यूटेड है, बट अगर इन द केस हमारे अर्थ पर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो क्या होता? हर जगह लाशें पड़ी होती। क्या होती? हर जगह लाशें पड़ी होती और वहाँ से बहुत गंदी गंदी बदबू आती, और उसके कारण हमारा जीना या फिर बोल सकते हो हमारा सर्वाइवल ना के बराबर हो जाता है, या फिर बोल सकते हो हम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे नेचर ने क्या है? हमको बचाने के लिए क्या किया है? डिकम्पोजर्स का इजाद किया है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो डिकम्पोजर का क्या किया है? इन्वेंशन किया है। जैसे कि फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, या फिर अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपने फूड चेन की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर क्या हो रही है? एक हायरार्की बन रही है, या फिर बोल सकते हो एक सीक्वेंस बन रहा है। कैसा बन रहा है? टर्शरी खाता है सेकेंडरी को, सेकेंडरी खाता है प्राइमरी को, और प्राइमरी खाता है प्रोड्यूसर को। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक सीक्वेंस पे। यानी कि प्रोड्यूसर से क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है प्राइमरी में, प्राइमरी से जा रही है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से जा रही है टर्सरी में। इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो ये होता है आपका फूड चेन, या फिर बोल सकते हो क्या बोल सकते हो? एनर्जी का फ्लो एक सीक्वेंस हो रहा है, सीक्वेंस में एक फॉलो हो रहा है। तो क्या होता है? ये एक इसी तरीके से अपनी एक फूड चेन बनती है। अब ये फूड चेन क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये कर लो, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें क्या होता है? एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? पास ऑन होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये कैसे होता है? ध्यान से सुनना। यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी घास, ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल और फंगी, ठीक है। तो ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या होता है? ग्रास क्या होती है? अपनी प्रोड्यूसर होती है। क्या करती है? ये फोटोसिंथेसिस करके कैसे करती है? सन से सनलाइट लेती है और फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर ही खाना बना लेती है। यानी कि अपनी जो ग्रास जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ है। अब जो ग्रास है यानी कि प्रोड्यूसर है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता, इसको कौन खाता है? अपना प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। तो इसको खाता है अपना ग्रास हॉफर। कौन खाता है? घास को खाने वाला ग्रास हॉफर, या फिर बोल सकते हो राम जी का घोड़ा। राम जी का घोड़ा क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि क्या करता है? ये क्या होता है भाई? हेट्रोट्रॉफ होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ होता है। तो ये होता है अपना प्राइमरी कंज्यूमर। ये खाता है किसको? ग्रास को खाता है। और ग्रास को खा कर क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी बनाता है, या फिर बोल सकते हो अपने मसल्स को गेन करता है, या फिर बोल सकते हो अपने आप को डेवलप करता है।
ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि फ्रॉग जो है अपना वो क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये अगेन क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। ये खुद से तो खाना बनाएगा नहीं, ये किसको खाएगा? अपने ग्रास हॉपर को खाएगा, और ग्रास हॉपर को खा के अपना पेट भरेगा और अपने आप को डेवलप करेगा। ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएगा? प्राइमरी को। और सेकेंडरी को कौन खाएगा भाई? सेकेंडरी कौन खाएगा? टर्शरी खाएगा। किसको खाएगा? टर्शरी को। सॉरी, सेकेंडरी को कौन खाएगा? टर्सरी खाएगा। और सेकेंडरी किसको खाएगा? प्राइमरी को खाएगा। तो सेकेंडरी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी को खाने के लिए आ जाता है अपना सांप मामा। किसको आ जाता है? सांप मामा। ये क्या करता है? सांप मामा फ्रॉग को खाता है, और फ्रॉग को खाकर अपना जीवन यापन करता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को आराम से जीता है। ठीक है। उसी तरीके से अपना ईगल मामा भी आ जाता है। ईगल मामा क्या करता है? अपने बच्चों के लिए, जो पैदा हो चुके हैं अंडे से टुचके हुए, उनके लिए क्या करता है? सांप मार कर ले जाता है। यानी कि तुम सोच रहे हो ईगल के अंदर इतनी ताकत है कि वो जहरीले सांपों को खिला रहा है अपने बच्चों को, समझे? जिंदा सांप को मारता है। अगर तुम्हें सांप कोई डस भी लेना तो तुम ऐसी दम तोड़ दो। बट अपना जो ईगल मामा होता है वो इतना ज़बरदस्त ताकतवर उसके पंजे होते हैं कि उसमें ऐसा अगर जकड़ लिया, अगर उसने सांप को ऐसा जकड़ लिया तो वह वही ख़त्म हो जाता है। राइट। तो वो क्या करता है? अपने बच्चों को अपने दांतों से सांप की बोटी बोटी करके अपने बच्चों को खिलाता है, समझे? तो कुछ इस तरीके से क्या होता है? अपना एनर्जी का सीक्वेंस फॉलो होता है। फिर जब ईगल मर जाता है, जब ईगल खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? उसको खत्म करने के लिए, या फिर बोल सकते हो अर्थ से क्लीन करने के लिए, अपने आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। क्या करते हैं? अपने डिकम्पोजर्स आ जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। फिर उस डिकम्पोजर्स के कारण क्या होता है? उसको खत्म करने के कारण क्या होता है? वो खाद बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक फर्टिलाइजर बना देते हैं, जो अगेन हमारे घास जो है, अपनी ग्रास जो है उसको यूज़ करती है और फिर से फोटोसिंथेसिस करती है, और ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक तुम चीज़ नोटिस कर सकते हो। क्या नोटिस कर सकते हो भाई? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? आपस में फूड, शेल्टर और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। कैसे? ध्यान सुनना। जैसे कि घास जो है वो क्या कर रही है? अपने सन के साथ में एक रिलेशनशिप बना रही है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यानी कि क्या करने के लिए? इंटरेक्शन करने के लिए। उसी तरीके से अपना ग्रास ऑफर जो है वो डिपेंडेंट है अपने ग्रास के ऊपर। किसके लिए? घास के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके लिए? खाने के लिए। अगर घास नहीं होगी तो ग्रास ऑफर जो है वो तो मर ही जाएगा। क्या होगा? भूखा ही मर जाएगा। तो उसने क्या किया है? अपने जिंदा रहने के लिए घास के साथ में क्या किया है? रिश्ता बनाया है। क्या बनाया है? नाजायज संबंध बनाए हैं। ठीक है। उसी तरीके से अपना ग्रास, या फिर बोल सकते हो फ्रॉग मामा जो है, मेंढक मामा जो है, डराव डराव करने वाला मेंढक मामा जो है, उसने भी क्या किया है? ग्रास ऑफर के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी हुई है। कि वो क्या बोलता है? ग्रास ऑफर, तू घास खाना और मैं तुझे खाऊंगा। तू क्या खाना? तू घास खाना, मैं तुझे खा लूंगा। ठीक है। उसी तरीके से अपना स्नेक को भी होता है अपना सेक नेक मामा। स्नेक मामा क्या बोलता है मेंढक को? मेंढक मामा, मेंढक बाबू, तू क्या करना? तू ग्रास ओवर को खाना, मैं तेरे को निपटा डालूंगा। और उसी तरीके से अपना ईगल भी होता है। ईगल बहुत खतरनाक होता है भाई, सही बता रहा हूँ। ईगल क्या होता है? तुम अगर रास्ते पे चल भी रहे हो ना, तो वो, तुम अगर चल रहे हो, उसको भूख लगी है, तो वो आकर तुम्हारी आँख से, तुम मतलब तुम्हारी आँख निकाल भी सकता है। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था, वैसे तो मैंने न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था कि जो ईगल होता है वो एक लड़की जा रही थी। ठीक है। उसने स्पेक्टेकल्स जैसे उतारे, अपना चश्मा जैसे उतारा, वहाँ से कभी एकदम जो झपट्टा मार के उसके ऊपर क्या आई? ईगल आई, उसकी आँख उखाड़ कर लेके चली गई। ठीक है, आँख उखाड़ कर लेकर चली गई। और वो लड़की तो देखो भाई, रील बना रही थी उस समय, तो उसने सही किया मेरे हिसाब से। तो रील बनाने वाले को मार देना चाहिए। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर बोल सकते हो इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, तो मज़ा आ रहा है तो भाई एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए तो बनता है, तुम्हारे लिए नहीं पता। बेटे समझ रहा है ना तू? हाँ, मज़ा आ रहा है, तेरे को लग रहा है मुझे। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया और इकोसिस्टम का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें समझने लायक थी वो बहुत ही चिल्लर चीज़ें थी, इसलिए मैं थोड़ा सा मज़ा, हंसी मजाक में लेके चले गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक ज़बरदस्त चीज़ जो तुम्हारे बुक के अंदर है, या फिर बोल सकते हो इस टॉपिक में से आते हैं, तुम्हें ज़बरदस्त क्वेश्चन बन के मिलते हैं। अभी जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे वो तो कुछ चिल्लर थे, ये जो अभी मैंने तुम्हें बताया ना, ये पूरा तुम्हारे एक पेज में था, जिसको मैंने तुम्हें बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारा अभी जो स्टार्ट करूँगा मैं, वहाँ से क्या होते तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की प्रायोरिटी आती है। लास्ट में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। अगर तुम इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते और उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, तुम आसान से इस चैप्टर में मास्टरी कर सकते हो। बट उन क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए भी तुम रट्टा ना मारते हो। अगर मेरे हिसाब से अगर इस चैप्टर को समझ लेते हो अपनी लैंग्वेज में, तो तुम अपने हाथ से लिख सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर जो होते हैं वो अपने हाथों से लिखने वाले होते हैं। ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट टोटली इम्पॉसिबल विदाउट नेचर। यानी कि क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, हम नेचर के बिना नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो नेचर से कहीं ना कहीं अटैच है। अगर नेचर में ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो हम तो निपट ही जाएंगे। हम तो बोलेंगे अरे मैया मार डाला रे, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो क्या होता है, अगर नेचर नहीं है तो हम भी नहीं है, अगर नेचर नहीं है तो हम भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, नेचर का यूज़ कर करके, उसका यूज़ कर करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम अपना नेचर सेव नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे जब पैदा हो तो वो क्या हो, हेल्दी पैदा हो, या फिर बोल सकते हो जो मैं आज देख रहा हूँ वो मेरे बच्चे देखे, प्रॉब्लम्स नहीं, जो नेचर में आज देख रहा हूँ वो मेरे बच्चे भी देखे। जैसे कि पेड़ पौधे है, ये सब है, वो सब है, वो सब मेरे बच्चे देखे, गार्डन्स में जो होता है वो भी देखे, सोचता हूँ मैं तो। ठीक है, बट अगर क्या हो, अगर तुम्हारे नेचर में गार्डन्स ही ना हो, या फिर बोल सकते हो नेचर ही ना हो, तो क्या होगा, हमारे बच्चे ही नहीं होंगे। अगर हमारे बच्चे जो भी होंगे वो अनहेल्दी पैदा होंगे, राइट। ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा, ये सब क्या होगा, सब सब कुछ तहस नहस होगा, या फिर बोल सकते हो ह्यूमन एग्जिस्टेंस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को या फिर बोल सकते हो नेचर को सेव करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करके टॉपिक दिया हुआ है, जिसको यहाँ से क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट या फिर बोल सकते हो कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंट का डिस्ट्रॉय होने के कॉजेज़ की। यानी कि इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है उसके दो मेन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है वो दो चीज़ों से खराब हो रहा है। पहला तो नेचर खुद अपने आप को खराब करता है, और दूसरा जो हम लोग उसको खराब करते हैं, या फिर बोल सकते हो आर्टिफिशियल फैक्टर या फिर बोल सकते हो नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर और मैनमेड फैक्टर्स ये क्या है, दो फैक्टर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है, अपना जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूँ तो ये होता है जियोग्राफिकल इवेंट, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन। इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाता है, या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको बिल्ड होने के लिए लाखों साल लगते हैं। उसी तरीके से मैनमेड फैक्टर्स या फिर बोल सकते हो आर्टिफिशियल फैक्टर, ये वर्क करते हैं एज ए स्लो पॉइजन। ये वर्क कैसे करते हैं, एज ए स्लो पॉइजन वर्क करते हैं। और तुम्हें पता होगा, जितना दर्द तुम्हें क्या बोल सकते हो साइनाइड या फिर बोल सकते हो एक परमानेंट जहर नहीं देता, उतना दर्द तुम्हें देगा एक स्लो पॉइजन। तो वो तुम्हें धीरे धीरे मौत देगा। कैसा होगा, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा। उसी तरीके से क्या होता है, तुम्हारा मैनमेड फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तुम्हारे इन्वायरमेंट को तड़पा तड़पा के मारने की कोशिश करते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, पहला हो सकता है आपका डिफॉरेस्ट्रेशन, पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन का मतलब साइंस से सुनना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, यानी कि जंगल को काटना। जंगल को काटने से क्या होगा, लैंड का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। लैंड का यूज़ करने के लिए तो तुम क्या करते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो ना। यानी कि अगर तुम्हें घर बनाना है और वहाँ पे कोई पेड़ पौधे पहले से ही है, जंगल काट काट के तो तुम घर बना रहे हो, राइट। जंगल काटने से क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो तुम्हारी जितनी भी वहाँ पर स्पीशीज प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनको तुम मार देते हो और पका के खा जाते हो। ठीक है, यम यम करके निपटा देते हो। उसके बाद में क्या होता है, पेड़ जो ऑक्सीजन बना रहे हैं उनका भी नाश ही कर रहे हो, और जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी आने वाले समय में वो ज़्यादा दिन दूर नहीं होगा जिस समय हम ऑक्सीजन के मास्क या फिर बोल सकते हो सिलेंडर लेकर घूमेंगे। और वो सिलेंडर में ऑक्सीजन भी कौड़ियों के बोल सकते हो सोनार की दुकान में इतनी इतनी बिकने लगेगी। ठीक है, वॉल्यूम में बिकने लगी, वॉल्यूम में ही बिकता है यार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को गिनना है तो तुम वॉल्यूम में गिन सकते हो, केजी में नहीं गिन सकते, राइट। अब बात करते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन तो जैसे कि तुम्हें पता है, मुंबई जितना भी अपना एरिया है, वैसे तो मैं मुंबई में नहीं रहता भाई, गोंदिया में रहता हूँ। ठीक है, गोंदिया महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरे आसपास में ही है मुंबई। मुंबई में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया है, क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। अब तुम्हें पॉल्यूशन की महिमा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल में, जैसे कि हम सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं आजकल की तारीख में, बहुत ज़्यादा वीडीसाइड्स यानी कि फसल को जल्दी जल्दी उगाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर खाद की जगह क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं या फिर बोल सकते हैं यूरिया डालते हैं, राइट। यूरिया डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, या फिर बोल सकते हो
उसमें से न्यूट्रिएंट्स की जो पैदावार है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर बोल सकते हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यानी कि आने वाले फ्यूचर में जब हमारे बच्चे या फिर उनके बच्चे क्या करेंगे, जब खेती करेंगे तो उन्हें खाने से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और वो सप्लीमेंट भी जब बनेंगे ना तो वो भी आर्टिफिशियली बनेंगे, समझे। इसलिए जब भी तुम खेती करो या फिर कुछ ऐसा करो जिससे कि सॉइल में तुम कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पर तुम फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करो। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन मतलब मत करो, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ होंगे जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो बच्चा पार्टी अपने मम्मी पापा को बताना कि मम्मी या फिर पापा ऐसा ऐसा हमारे सर ने बताया है, तो प्लीज़ करे ये, ठीक है। वैसे तो मेरे घर में, मतलब मैं बताऊँ, मेरे घर अगर तुम घर क्या बोल सकते हो गांव वाले एरिया से आते हो तो तुम्हें पता होगा कि जब ठंडी का मौसम आता है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, बाड़ी बांधना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, बाड़ी बांधना शुरू करते हैं। बाड़ी मतलब एक छोटा सा खेत करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना सब्जी उगाते हैं, राइट। तो मेरी दादी उस दिन क्या कर रही थी, मेरी दादी कर रही थी उसमें यूरिया का छिड़काव। किसका, यूरिया। यूरिया क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ जल्दी फास्टर करने की कोशिश करता है। उसके कारण क्या हुआ, मैंने देखा तो मैं दादी के ऊपर भड़क गया, दादी ये क्या कर रहे हो। हम लोग सारा मार्केट से नहीं खाना चाहते, हम लोग मार्केट से क्या बोल सकते हो वीडीसाइड वाले खाना नहीं खाना चाहते, तो हम घर पे उगा रहे हो और तुम उसी में वीडीसाइड मिला रहे हो, यानी कि जो किया है हमने उसके ऊपर पानी भी खा रहे हो। तो मेरी दादी को लगा नहीं यार ये सही बोल रहा है, आज के ज़माने में हम सल्फेट वाला माल खा रहे हैं और हम घर पे अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर उस दिन से मेरी दादी ने क्या किया है, वो डालना बंद कर दिया है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या बात की थी मैंने, नेचुरल फैक्टर्स और मैनमेड फैक्टर्स की बात की थी। यानी कि हम नेचुरल को तो कवर क्या बोल सकते हैं, नेचर को तो कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं कि तुम नेचर को कंट्रोल कर सको। अगर कोई भी फ्लड आई तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तुम क्या बोलोगे, या आजा रोक ले मुझे, क्या बोलोगे, मैं फ्लड में आ गया, मैं तुझे रोक के दिखाऊंगा। तो क्या होगा, तुम्हें फ्लड जो होगी वो अपने साथ में लेके जाएगी और बोलेगी आजा मेरे राजा, ऐसा ही बोलेगी ना, ऐसा ही बोलेगी, ठीक है। तो हम उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, नेचुरल फैक्टर्स को तो कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो हमारे हाथ में है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। जो हमारे हाथ में है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैनमेड फैक्टर्स या फिर बोल सकते हो आर्टिफिशियल फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने नोट पॉइंट में, वी कैन नॉट कंट्रोल नेचुरल फैक्टर्स बट कंट्रोल मैन मेड फैक्टर्स या फिर बोल सकते हो आर्टिफिशियल फैक्टर्स। अब जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या हो गया है, वन सेकेंड वन सेकेंड, यहाँ पर पीपीटी में कुछ गड़बड़ हो गई है, टेंशन मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुनो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, अराइज होता है दो फैक्टर्स से, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इन्वायरमेंट अफेक्ट तो दो ही चीज़ों से होता है, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी अफेक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अराइज भी होता है दो फैक्टर से, पहला होता है अपना नेचुरल और दूसरा होता है मैनमेड फैक्टर्स से, राइट। कुछ इस तरीके से क्या होता है अपना, क्या होता है भाई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी अराइज होता है। वन सेकंड यहाँ पर रुकना, मैं यहाँ पर पीपीटी के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो गई है। इस एडिटर को देना पड़ता है बत्ती, जो मेरा एडिटर है ना वो बहुत हरामी इंसान है, पता है तुम्हें। जिन बच्चों को नहीं पता है टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी एडिटर की कहानी। ये जो हमारा एडिटर है ना, जो मेरी पीपीटीज बनाता है या फिर बोल सकते हो जो भी ये करता है मेरा काम, वो बहुत ही हरामी इंसान है, पता है। वो क्या करता है, कभी कभी उससे मैं चिल्ला देता हूँ ना, तो वो क्या करता है मेरी पीपीटीज के साथ में छेड़छाड़ कर देता है, जिससे कि उसको लगता है कि सर जब पढ़ाएंगे तो सर तो दिख दिख के पढ़ाएंगे तो उन्हें कुछ आता नहीं होगा। तो बेटा मैं तेरा बाप हूँ, क्या है, मैं तेरा बाप हूँ। मैं बहुत सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, पता है तुम्हें, मैं पिछले 3 4 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। तो मुझे कोई ये पीपीटीज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम बोलोगे ना आधी रात को भी उठ के कि सर तुम यहाँ पर आके बोर्ड पर बता दो, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बता दूँ। तो सरप्राइज़ ये है कि जितने भी इस चैप्टर के या फिर बोल सकते हो जितने भी तुम्हारे बोर्ड में आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं लीक करने वाला हूँ एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर तुम्हें चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो मैं लेके ही आने वाला हूँ, बट अगर तुम्हें जल्दी चाहिए हो वो वीडियो तो मुझे बता देना, मैं वो लेके आ जाऊँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन रेडी है, मेरे पास पूरा क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे लिए। अगर तुम उन क्वेश्चंस को ही कर लेते तो तुम्हें कोई भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइंस 2 के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं जो टीचर हूँ, मैं साइंस 2 का टीचर हूँ, मैं मैथ्स भी नहीं पढ़ाता, साइंस 1 भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ डील करता हूँ साइंस 2 के साथ में, क्योंकि मुझे पढ़ा जब मज़ा आ जाता है भाई साइंस 2 में। तो अब मैं तुम्हें बता रहा था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे हैं ना अपन। तो सबसे पहले पानी पी लेते, तुम भी पानी पी लो, ही लो, पाहिलो पाहिलो भाऊ, पाहिलो का भाऊ। अब बात करते हैं अपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, सुनना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, किसके? एयर, वाटर और सॉइल के, क्या बोल सकते हो, एयर, वाटर और सॉइल के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज आना किसी हार्मफुल सब्सटेंस के कारण, ये होता है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये आपके बुक में जो डेफिनेशन दी है उसको मैं माउथ टू माउथ बोल रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट के साथ में मेरे एडिटर ने कर दिया है, गेम बजा दिया है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर सुनना ध्यान से, जो आपके बुक में ही वही बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। unnecessary and unexpectable change in surrounding unnecessary and unexpectable change in surrounding environment due to natural event, क्या बोला मैंने? environment due to natural event टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये आपके बुक में दी हुई है, वैसे तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वैसे मैं देख के ही बोल रहा था ये। ठीक है, ये देख के ही बोल रहा था। ठीक है, टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो क्या होता है, एक टीचर ओरली तो कितना ही बता सकता है, बट अगर तुम्हें वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन चाहिए तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बट अगर तुम बोलोगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बट अगर तुम बोलोगे सर नहीं मुझे वर्ड टू वर्ड चाहिए, तो मैं नहीं दे सकता ना। राइट, तुम समझ सकते हो टीचर की प्रॉब्लम क्या होती है। एज ए स्टूडेंट तुम समझ सकते हो, अगर तुम्हें कुछ बड़ा सा आंसर याद करने को बोलो तो तुम नहीं कर पाओगे, बट अगर उसी चीज़ को मैं तोड़ ताड़ के समझा दूँ तुम्हें, तुम इजीली समझ जाओगे। तो उसी तरीके से एक टीचर का माइंडसेट काम करता है। क्या होता है, टीचर जो होता है हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करता है। उसी के कारण क्या होता है, वो हर एक चीज़ को क्या होता है वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकता। राइट, तो अब बात करते हैं अपने पॉल्यूशन की। अभी हमने क्या बात की, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है कि इस इन्वायरमेंट में किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन करना या फिर हार्मफुल सब्सटेंस के कारण इन्वायरमेंट की हानि होना इज इक्वल्स टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो समझ लिया, अब बात करते हैं पॉल्यूशन होता क्या है। इन्वायरमेंट तो समझ लिया था हमने पहले ही। इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, इन्वायरमेंट क्या होता है, सराउंडिंग होती है। तो सराउंडिंग में जो पॉल्यूशन फैलाता है वो क्या होता है, पॉल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब होता है कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट और द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू नेचर। यानी कि कंटेमिनेशन यानी कि इन्वायरमेंट का कंटेमिनेशन होना, या फिर बोल सकते हो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के कारण हमारे इन्वायरमेंट के अंदर छेड़छाड़ होना या फिर हमारे इन्वायरमेंट का डिस्ट्रॉय होना इज इक्वल्स टू पॉल्यूशन। ये क्या होता है, अपना पॉल्यूशन होता है। अब जैसे कि तुम्हें पता है पॉल्यूशन क्या होते हैं, कुछ 4 तरीके के होते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। वैसे तो 3 ही तरीके के दिए हुए हैं, बट 4 तरीके के भी दिए हुए हैं अगर तुम बुक को डिटेल में पढ़ते हो। तो पहला है आपका एयर पॉल्यूशन, सेकंड इज वन इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड वन इज सॉइल पॉल्यूशन एंड फिफ्थ फोर्थ वन इज नॉइज पॉल्यूशन। ये 4 तरीके के पॉल्यूशंस है जो आपके बुक में दिए हुए हैं, तो टेंशन मत लेना, सबको इसी तरीके से बताता हूँ। सुनो, सबसे पहले बात जो बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन होना इज क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, या फिर स्मोक हो सकता है। क्या हो सकता है, स्मोक हो सकता है। स्मोक के कारण क्या होता है, इस एयर पॉल्यूशन होता है। जो लोग स्मोकिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि अगर तुम्हारे अराउंड कोई भी क्या बोल सकते हो, कोई भी बैठा हुआ है और तुम उसके सामने क्या कर रहे हो, फूफू कर रहे हो, तो क्या होता है उसके कारण, वो सामने वाला बैठा जो इंसान है उसे क्या होती है, दिक्कत होती है। यानी कि क्या होती है, उसके ऊपर एयर पॉल्यूशन के क्या होते हैं, इफेक्ट आना शुरू होते हैं। जैसे कि क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन की बात करूँ तो ये होती है लंग डिसीज। क्या होती है, अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तुम्हें भी होगी, बट जो तुम्हारा सामने बैठा हो, जो तुम्हारे सामने बैठा है उसे भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, वो तो बात हो गई लंग डिसीज की, और कुछ फैक्टर्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ और इफेक्ट होते हैं जो एयर पॉल्यूशन के कारण हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एसिडिक रेन होगी, एनोनिमस क्लाइमेट चेंज हो गया, यानी कि अभी तुम देख रहे होगे बेमौसम बरसात होती है। ठीक है, बेमौसम ठंडी आ जाती है, कभी कभी ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी गर्मी बहुत हो जाती है। ये इसके कारण होता है, एयर पॉल्यूशन के कारण होता है, फिर बोल सकते हो एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन होने के कारण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है, एयर पॉल्यूशन होने के मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो है अपनी केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो उसके अंदर जो स्मोक बनता है या फिर बोल सकते हो जो केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं जो धुआं बनता है, उसको क्या करते हैं, वो हाई अल्टीट्यूड पर ले जाकर एटमॉस्फेयर में स्पेल कर देते, क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अपना एटमॉस्फेयर कंटेमिनेट हो जाता है। वैसी तरीके से अपना थर्मल पावर प्लांट होता है, जिसमें क्या होता है, कोयला जलता है, और कोयला जलाने के लिए क्या, कोयला जलता है तो क्या होता है, धुआं बनता है। तो उसी तरीके से जो हाई अल्टीट्यूड पे क्या करते हैं ये लोग, अदानी पावर प्लांट का तुमको पता होगा, तुमने देखा हो तो, उसमें क्या होते हैं, लंबे लंबे टावर्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे लंबे टावर्स लगे होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जब धुआं बनता है फैक्ट्रीज में तो वो क्या करते हैं, हायर अल्टीट्यूड पे ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अपना एटमॉस्फेयर गंदा होने लगता है, या फिर बोल सकते हो एयर पॉल्यूशन होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, बच्चा पार्टी, लंग डिसीजेज, रेन एसिडिक रेन होती है, और एनोमिस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है।
इतनी बात क्लियर होगी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक तुम चाहो तो ब्रेक ले सकते हो। अभी मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया है, आधा ही घंटा तो हुआ है भाई। भाई मतलब करीब करीब 1 घंटा होते आ गया है। मैं चाहता था कि इसको 2 शॉट्स में लूँ, बट जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं इसको 1 शॉट में लेके आऊँगा, तो मैं लेके आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कि जैसे कि तुम्हें सबसे पहली बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हें कोई भी पूछे कि पॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे सीधा बात बोलना कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट किसके थ्रू? हार्मफुल सब्सटेंस के थ्रू। यानी कि किसी भी चीज़ का कंटेमिनेशन होना हार्मफुल सब्सटेंस के थ्रू इज इक्वल्स टू पॉल्यूशन। ठीक है, अब तुम्हें जैसे कि कोई पूछेगा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो तुम सीधा बोलना कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर तुमसे कोई पूछेगा वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सीधा बोलना कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, तो तुम सीधा बोल देना कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। और अगर तुमसे कोई पूछे कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है या फिर लाइट पॉल्यूशन क्या होता है, लाइट का भी एक पॉल्यूशन होता है और नॉइज पॉल्यूशन भी क्या होता है, तो नॉइज पॉल्यूशन कोई तुमसे पूछे तो उसको भी बोल देना कंटेमिनेशन ऑफ नॉइज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, या फिर बोल सकते हो, हाँ ठीक है। और लाइट पोल्यूशन को क्या बोल सकते हो? कंटेमिनेशन ऑफ लाइट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कि तुम किसी भी चीज़ के सामने और क्या बोल सकते हो कि वो डेफिनेशन के सामने क्या करना, कंटेमिनेशन बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस लगा दोगे तो वो बन जाएगी तुम्हारे पॉल्यूशन की डेफिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? एक जबरदस्त ट्रिक बताया तुम्हें मैंने, पता है, बातों बातों में तुम्हें ये चीज़ बता दी जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट बता दिया ना। ठीक है, अच्छी बात के लिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना भाई। सुनो अब बात, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैं बताया मैंने, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कौन सी हो सकती है? लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, ओशन हो सकता है, जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्टेंस करती है। ये तीन ही तरीके की वाटर बॉडीज हो सकती है, या फिर पॉन्ड भी हो सकता है। पॉन्ड मतलब एक छोटा सा तालाब। ठीक है, उसमें क्या होता है? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब जैसे कि तुम देख रहे होगे आजकल के ज़माने में, अगर तुम डोंगरगढ़ जाते हो, डोंगरगढ़ का नाम सुने हो कभी? जय अम्बा माई का वो क्या है, दरबार है। वहाँ पर क्या होता है, जो बीच में अफवाह फैली थी कि वहाँ पर जो पंडित लोग हैं वो क्या करते हैं, उसके पानी में, वहाँ पर एक छोटा सा लेक है या फिर बोल सकते हैं पाउंड है, वहाँ पर क्या करते हैं, जो अपने जो पंडित लोग हैं वो ये कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा पार्टी। वो क्या है, वहाँ पर क्या हो गया, कंटेमिनेशन हो गया वाटर का, बहुत सालों से पड़ा हुआ है वो, पानी फ्लो नहीं होता। राइट, वो पानी फ्लो नहीं होता और वहाँ पर कोई भी मछली वगैरह है नहीं। तो इसके कारण क्या हो गया, वहाँ पर जो बैक्टीरिया या फिर अलगी जो है उसने क्या किया, अपनी जगह बना ली है, या फिर इसलिए क्या है वो पानी हरा हरा दिखता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो पानी क्या है, कंटेमिनेट हो गया है। राइट, यानी कि वो पानी क्या हो गया, खराब हो गया एक हार्मफुल सब्सटेंसेस से। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस तीन तरीके के हो सकते हैं, कौन से ध्यान सुनना। पहला होता है अपना बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि वायरस, अलगी, बैक्टीरिया, जो कि हमारे डोंगरगढ़ के वाटर पाउंड में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूँ तो ये होते हैं सैंड, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जैसे कि अब तुमको पता होगा कि बीच में क्या हुआ था, एक न्यूज़ फैली थी कि हम बहुत सारी पिक्चर्स में भी देखा है, जैसे कि हमने, कौन सी पिक्चर थी वो, कैथी पिक्चर थी या फिर खाकी पिक्चर थी, किसकी, विजय थलपति की एक खाकी पिक्चर है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। वहाँ पर क्या हुआ है कि जो अपना क्या था भाई, क्या था यार, उसको क्या बोलते हैं, हीरो था, और जो विलन था, विलन क्या करता था, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट था वो करता था, क्या करता था, गांव में जो रिवर आती थी उसमें जो फैक्ट्री का वेस्ट था छोड़ देता था, जिसके कारण जब वो गांव के लोग वो रिवर का पानी पीते थे तो वो क्या हो जाते थे, बीमार हो जाते, क्या हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। यानी कि तुम समझ पा रहे होगे कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसके कारण क्या होता है, लोगों की जान की खतरे पर बन आती है। राइट, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, वाटर को साफ करने के लिए कई बार क्या करते हैं, वीडीसाइड या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, पानी को साफ करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन या फिर पोटेशियम वगैरह, पोटेश एलम का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स तो निपट ही जाते हैं और साथ में लोग भी निपट जाते हैं। अभी तुमने कभी सुना होगा कि जो लोग लोगों के घर में नल आता है। राइट, सुबह सुबह नल आता है, तुम्हारे घर में आता होगा, नहीं पता, तुम तो अमीर अमीर हो ना। राइट, अमीर हो ना भाई, तुम अमीर हो ना। राइट, अमीर हो ना, तो मुझे डीएम कर देना और मैं तुम्हें क्यूआर भेज दूंगा, वहाँ पर मुझे पैसे भेज देना। ठीक है, तुम अमीर हो ना। ठीक है, तो अमीर हो तो तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, टेंशन सुनना। क्या होता है, जब हम लोग गरीब होते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम सरकार से नल लेते हैं जो कि हमें सुबह 5 बजे पानी देता है, सुबह सुबह के 7-8 बजे तक पानी देते रहता है, और उसका वाटर फ्लो बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, घर में सिर्फ और सिर्फ 2-3 गुंडी या फिर बोल सकते हो 4-5 बॉटल ही पानी भर पाते हैं, और उसी से हमें क्या करना पड़ता है, वॉशरूम, सुसु, नहाना धोना ये सब करना पड़ता है। ठीक है,
तो बहुत तकलीफ होती है भाई साहब। आपको क्या बताए, आप क्या जानो एक गरीब का दर्द, आप क्या जानो एक बाल्टी पानी की कीमत, अमीर बाबू। तो ये कुछ होता है। कुछ इस तरीके से क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वाटर सप्लाई को क्लीन करने के लिए क्या करती है, उसमें क्लोरीन का डिपोजिशन करती है, फिर बोल सकते हो उसमें क्लोरीन छोड़ती है, जिससे क्या होता है, वाटर के जितने भी पैसेजेस है वो क्लियर हो जाते हैं, जिसमें वो जितने भी वायरस है वो मर जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, जो पियक्कड़ लोग होते हैं कुछ पियक्कड़ होते हैं गवर्नमेंट, क्या होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ पियक्कड़ लोग भी होते हैं, नशेड़ी लोग जो होते हैं वो भयंकर नशे फाड़ रहे होते हैं, तो उनको कोई होश नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन डाल देते हैं उसमें। उसके कारण क्या होता है भाई, लोगों की जान पर बनाती है। कुछ इस तरीके से भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो सत्ता सावधान रहे और सतर्क रहे, अगर आपको इस ज़िंदगी इस जालिम दुनिया में जीना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के। तो सबसे पहले बात तो केमिकल डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज़। दूसरा हो सकता है पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का यूज़ एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था मुझे, बट हमारा एडिटर बहुत कमीना है ना भाई, इसलिए लिख दिया उसने। देखो देखो, उसको जाके मारो साले को। ठीक है, इसका नंबर दूँ क्या मैं तुम्हें? नहीं देता भाई, वो मेरे को मेरी बात में एडिट नहीं करेगा तो मैं कैसे करूँगा? हाँ, तुम्हारे लिए तो इजी हो जाएगा, बट वो मेरी वीडियोस एडिट नहीं करेगा तो फिर मैं तो कहाँ ही जाऊँगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन को। अब जब ये वीडियो एडिट करेगा ना वो, तो ये इसको दिखेगा, वो मुझे मेरा आके बोलेगा, सर आपने तो मेरी वाट लगा दी, अब बच्चे मेरी वाट लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ही बोलेगा, देखना मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो बना के। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि वाटर पॉल्यूशन तो होता है इन सब चीज़ों से। अब इन वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हो वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर होती है दो चीज़ें। पहली होती है इपीडेमिस ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। अब ये वाटर बोर्न डिसीज क्या होती है, ध्यान सुनना। यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया है नीले नीले डब्बे में, अच्छे से ध्यान सुनना। वाटर बोर्न इपीडेमिस का मतलब क्या होता है, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, इकोलाई इन्फेक्शन, ये सब क्या है आपके वाटर बोर्न डिसीजेज है। इपिडेमिस ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेज है, जो आपके बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको बता दिया है कि वो जो वाटर के कारण होने वाली डिसीजेज है वो कुछ इस तरीके से है। कॉलेरा हो सकता है तुम्हारे, अगर तुम खराब पानी पीते हो। टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बार बार सुसु या फिर पॉटी आ सकती है पेट खराब होने के कारण, डिसेंट्री वही होता है। और हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया हो सकता है। इकोलाई का इन्फेक्शन होता है। इनको इकोलाई क्या है मैं तुम्हें बता दूँ, इकोलाई क्या है, एक पैथोजन है जिसके कारण क्या होता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है भाई, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो क्या क्या करता है, तुम्हारे डीएनए के अंदर ही चेंज कर देता है, म्यूटेशन करवा देता है। ठीक है, इकोलाई जो है तुम्हारे डीएनए के अंदर ही म्यूटेशन करवा देता है, और जिसके कारण क्या होता है, तुम बच्चे का पैदा करने लायक नहीं रहते, या फिर बोल सकते हो तुम लंगड़े लूले, या फिर तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो सकता है। अब आंखों का कलर चेंज होना इज़ बहुत ही रेयर केस। ठीक है, बट तुम्हारे अंदर 100% ये कुछ ना कुछ ही उल्टा सीधा ही काम करेगा, या फिर बोल सकते हो तुम्हारे अंदर कुछ तुमको एक डिफेक्टिव पीस बना देगा, जिसके कारण तुम समाज में अच्छे से नहीं रह पाओगे, या फिर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। सॉइल की पॉल्यूशन की, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं सर? तो पहला हो सकता है आपका केमिकल, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। यस सर, ये हो सकते हैं आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब कैसे होता है सुनना, अगर हम क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, नेचर का यूज़ करते हो तब भी हो सकता है। या फिर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कई कई बार क्या होता है, जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है या फिर प्लास्टिक की फैक्ट्रीज होती है, उनको क्या करती है गवर्नमेंट, पानी में अपना वेस्ट छोड़ने के लिए क्या देती, परमिशन नहीं देती। तो वो क्या करते हैं, ज़मीन में एकदम बहुत ज़्यादा 100 फीट तक गहरा गड्ढा खोदते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, केमिकल वेस्ट डालना शुरू करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ध्यान सुनना। अब तुम्हें सभी को पता है कि अगर मैं एक गिलास पानी अपने ज़मीन पर डालूंगा तो वो स्प्रेड तो होगा ही, वो ज़मीन पर जाकर स्प्रेड तो होगा ही। उसी तरीके से क्या होता है, जब केमिकल इंडस्ट्रीज क्या करती है, उस गड्ढे में पानी अपना केमिकल वेस्ट छोड़ती है, तो वो केमिकल वेस्ट भी स्प्रेड होता है। क्या होता है, केमिकल क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, आजू बाजू की 100 एकड़ तक की जितनी भी ज़मीन है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे करके क्या होती है, कंटेमिनेट होती है। जिसके कारण जब हम वहाँ पे फार्मिंग करेंगे तो उस जब फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें वो जो केमिकल्स है वो हमारे प्लांट्स के अंदर भी आ जाएंगे, और वो प्लांट्स क्या करेंगे, हमें डिफेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि सॉइल पॉल्यूशन भी एक मेजर फैक्टर है हमें डिफेक्ट करने के लिए, या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये किस किस चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर के कारण हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण हो सकता है, वेस्ट डिपॉजिट के कारण हो सकता है, एक्सेसिव माइनिंग के कारण भी हो सकता है। माइनिंग का मतलब क्या होता है, खोदना। क्या होता है, खोदना, गलत समझ रहे हो भाई, खोदना होता है, डिगिंग होता है, डिगिंग,
डिगिंग 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 बाबा डिगिंग, जो कुत्ता लोग करते हैं ना डिगिंग वो। ठीक है, तो इन क्या बोल सकते हैं, ज़मीन को ज़्यादा खोदने की वजह से भी क्या होता है, ज़मीन के अंदर से ज़्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट करने भी कारण भी क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, क्या बोल सकते हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर बोल सकते हो सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं सॉइल पॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी है वो बेजान हो जाती है। क्या हो जाती है, मिट्टी जो है वो बेजान हो जाती है, या फिर बोल सकते हो वो पकड़ नहीं बना पाती, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, वो उड़ती रहती है। जैसे कि रेगिस्तान में देखे होंगे तुमने, क्या होता है वहाँ पर टेम्परेचर एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे पानी की भी कमी होती है, तो वो जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, बेजान हो जाती है। जिस कारण क्या होता है, अगर छोटी सी भी हवा चली तो वो क्या हो जाती है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त मगन में, कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ में। फिर दूसरी बात करूँ तो उसमें क्या होता है, अगर सॉइल पॉल्यूशन हो गया है और उसमें तुम प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो बेहद बहुत ज़्यादा हद तक जो क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, और उन जब वो प्लांट ग्रो हो भी जाते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। इतनी बात क्लियर होगी। पानी पी लेते हैं भाई, थोड़ा सा जल पी लेते हैं ओल्ड मॉन्क के साथ में मिला के। ओल्ड मॉन्क तुम्हें पता है क्या क्या होता है, पता है तुम्हें, बहुत नालायक हो बच्चे बाड़ी तुम फिर, जब तुम्हें पता है तो। हाँ सुनो, आप यहाँ पर तुम्हें एक डायग्राम दे रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। ठीक है, इसको एक्सप्लेन तो मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अगर तुम क्या करो, इस डायग्राम इस फ्लो चार्ट का या फिर बोल सकते हो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, किधर हो जाओ भाई, इस साइड हो जाता हूँ, यहाँ पर इस साइड हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसके पीडीएफ नोट्स दूंगा, वहाँ से तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट कर लेना। जितने भी चीज़ें अभी तक मैंने समझाई वो सब इसी में इंक्लूड है तुम्हारे बुक के अंदर, बस कंप्लीट कर लेना। ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बस इसलिए यह पर इसको इंक्लूड किया हो। अब बात करते हैं, ये बस इसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि तो अगर तुम पढ़ोगे ना, जितना भी मैंने तुम्हें इसके पहले बताया वो सब इंक्लूड है इसमें। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ, सुनो। अभी मैंने तुम्हें बताया था एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है, कंटेमिनेशन ऑफ एयर के कारण होता है। कैसे कैसे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बताया था। ठीक है, जैसे कि तुम्हें बताया था वाटर पॉल्यूशन, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स और रेडिएशन से यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण भी होता है। देख रहे होगे तुम यहाँ पर हर एक पॉइंट चीज़ मैंने यहाँ पर तुम्हें बताई है, यहाँ पर तुम्हें बताइए, यहाँ का वाटर पॉल्यूशन का मैच कर लो और यहाँ का टेबल का भी मैच कर लो, दोनों चीज़ मैच ही खाएगी, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो 100% क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, इसलिए भरोसा कर सकते हो भाई लोग। तो अब बात करते हैं आपके पॉल्यूशन की, यानी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। आपके बुक में एक छोटा सा डब्बे में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है आपका चिरनोबिली इवेंट। चिरनोबिली इवेंट में क्या हुआ था, ध्यान सुना। चिरनोबिली इवेंट जो है उसमें क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन में। 1986 में क्या हुआ था, वहाँ पर एक डिज़ास्टर ऑकर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, गलती से क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें क्या होता है, एकदम ज़बरदस्त ब्लास्ट हो गया था। तो ज़बरदस्त ब्लास्ट होने के कारण क्या हुआ था, जो रेडियो एक्टिव रेस थी वो क्या हो गई थी, स्प्रेड हो गई थी। क्या हो गई थी, रेडियो एक्टिव रेस जो थी वो स्प्रेड हो गई थी, यानी कि बोल सकते हो रेडिएशन जो था वो बहुत दूर तक स्प्रेड हो गया था। इसी कारण क्या हुआ था, लोगों के अंदर क्या हुए थे, कुछ हमें डिसीजेज देखने को मिली थी। जैसे कि क्या हो गया था उनके अंदर, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करूँ तो उनके डैमेज, उनकी जो बॉडी के टिश्यूज़ थे वो क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे, उनके जेनेटिक्स के अंदर चेंज आ गए थे, या फिर बोल सकते हो म्यूटेशन हो गई थी। ठीक है, उनके अंदर विजन डिफेक्ट आने के क्या हो सकते हैं, विजन डिफेक्ट आ गया था, कैंसरस अल्सर हो गए थे, राइट। ये सब कुछ हुआ था उनके बॉडी के कारण, और आज भी हमें वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए चिरनोबिली का जो इवेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए वो क्या करता है, हर साल तुम्हें ये क्वेश्चन देने की कोशिश करता है और तुम्हें बजाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये जो चिरनोबिल इवेंट को तो समझ गए तुम लोग, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बस अगर तुम इस नीले वाले डब्बे को याद नहीं करते हो तो एक तुम्हें दिक्कत आ सकती है, कि अगर तुम्हें कुछ चिरनोबिली के बारे में पूछेगा तो तुम्हें लिखने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो एक पूरी की पूरी स्लाइड है उसको पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, पूरी की पूरी ध्यान से पढ़ लेना, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ, सुनो पहले बात। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीज़ों से होता है, पहला होता है आपका नेचुरल फैक्टर एंड सेकंड वन इज योर आर्टिफिशियल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन 2 ही चीज़ों से होता है भाई, नेचर और आर्टिफिशियल। नेचर खुद भी करती है और क्या बोलती है, तुम भी करो, बट हमें लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि नेचर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो बेलगाम घोड़ा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट तुम्हारे हाथ में तुम्हारी लगाम है तो तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो और अपनी लाइफ बचा सकते हो। ठीक है, तो नेचर क्या करती है, यूवी रेज जो सन से निकलती है या फिर इंफ्रारेड रेज
जो होती है वो इमिट करती है, जिसके कारण क्या होता है टिश्यू डैमेज, जेनेटिक चेंज, विजन डिफेक्ट या फिर कैंसरस अल्सरेशन भी हो सकता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी प्लीज़ क्या बोल सकते हो, टीवी मोबाइल स्क्रीन से दूर रहे, जिससे कि क्या हो सकता है आपको विजन डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए क्या होता है जब बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है, ज़्यादा ही मोबाइल में घुसता है और क्या करता है, ऐसा टुकुर टुकुर देखने को लगता है, तब क्या होता है उसको विजन डिफेक्ट आने लगता है और बहुत ही कम उम्र में उससे क्या होता है, चश्मा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से आर्टिफिशियल फैक्टर्स, जब हम क्या करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक रिएक्शंस करवाते हैं या फिर कर सकते हैं, बोल सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं, तब क्या होता है न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर बोल सकते हैं एक्सरे रेस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण अगर वो एक्सरे रेज क्या बोल सकते हैं, वो जो रेडिएशन है वो फॉर्म हुआ है, वो क्या होता है स्प्रेड होता है, उसके कारण भी हमें टिश्यू डैमेज हो सकता है बॉडी के अंदर, जेनेटिक वेरिएशन हो सकते हैं, विजन डिफेक्ट हो सकता है, फिर अल्सरस कैंसर हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी रेडियो एक्टिव जगह पर जाओ या फिर क्या बोल सकते हो रेडियो एक्टिव पावर प्लांट पर जाओ, तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें या फिर बोल सकते हो उस जगह पर काम ही ना करें। यस, किसी किसी का सपना होता है भाई कि मैं पावर प्लांट में जाऊँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाऊँ और वहाँ पर जाके कुछ धूम मचाऊँ। भाई निपट जाएगा, तेरी साथ पूछते पानी नहीं मांगेगी अगर वो रेडिएशन तुझे पकड़ लिया तो, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए उसके बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने कुछ रूल्स रिलीज़ किए हैं हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत ही हरामी है या फिर बोल सकते हो बहुत ही नालायक किस्म की है। इसलिए उनके लिए हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने होंगे। जैसे कि आजकल क्या हो गया है, लड़की लोगों का ज़्यादा हो गया, बोल सकते हैं बंदों को ड्रम में बंद करके मार रही है। इसलिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई अब लड़के भी सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, लड़के बचाओ और लड़की को मारो। नहीं भाई, लड़की को भी बचाओ लड़कों को भी बचाओ, दोनों को बचाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च कर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं यूएनईपी के कुछ रूल्स की, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के कुछ रूल्स की। ये जो यूएनईपी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि थी वुमेन्स और इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अंदर क्या हुआ था, यूएनईपी इस्टेब्लिश हुई थी या फिर बोल सकते हो यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये जो अपनी यूएनईपी है ये तो अलग जगह होती है, बट यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, बट हमारी इंडिया जो है उसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर है जिसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की क्या होती है, बातें होती है, फिर बोल सकते हो डिसीजंस होते हैं या फिर डिस्कशंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है, यानी कि जो अपना जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का जो सेक्टर है उसका जो मिनिस्ट्री है या फिर बोल सकते हो मिनिस्ट्री इन्वायरमेंटल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है जो है, उसमें क्या होता है, दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है। सबसे पहला कि लोगों के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस ज़्यादा आए, और दूसरा काम जो ये करते हैं कि जो जितने भी हमारा इन्वायरमेंट में नाश हुआ है उसको ठीक कैसे करें, उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। अपनी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ क्या है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये काम करती है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चा पार्टी। अब ये जो कम्युनिटी है, ये जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है यूएनईपी और हमारे इंडिया की जो कम्युनिटी है वो क्या करती है, सोशल अवेयरनेस फैलाती है हमारे पीपल्स के अंदर, किसके बारे में, इन्वायरमेंट को सेव करो और हमारे नेचर को भी सेव करो, जिसके कारण हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो अच्छे से सांस ले पाए। सांस सांस वो वाली नहीं बेटा, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सांस है वो वाली नहीं बेटा, जो ये वाली करते हो ना सांस, वो वाली बेटा, वो वाली बेटा, हाँ बेटा वही वही वही, समझ गए ना बेटा। हाँ बेटा, बात करते हैं अब लॉज मेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में जैसे मैंने तुम्हें बताया था लॉज बनाए हैं, रूल्स तो बना दिए, अब कुछ लॉज भी बनाए हैं। रूल्स जो ब्रेक करेगा उसको सामना करेगा पड़ेगा लॉज का, यानी कि जो उसको सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे होगे तुम, एक पुलिस वाला जो है उसको बजा रहा है अच्छी तरीके से लार वाले को, ये तुम ही हो। जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे ही कुछ कुटेंगे तुम्हें बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं आ गया हूँ, मेरा नाम है लक्ष्मण बायोलेट एजुकेशन से, ठीक है। तो अब बात करते हैं लॉज के ऊपर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो हमारी गवर्नमेंट ने दी है। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सबसे पहले बात ध्यान सुनना, ये वाला जो टॉपिक है ना, IMP लिखा हो, क्यों लिखा हो ध्यान सुनना, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2-3 बार, इसलिए तुम्हें ये पढ़ना है, याद कर लेना, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारे बुक में तो बड़ी बड़ी चीज़ें, इसलिए मैंने छोटा करके दिया है तुम्हें यहाँ पर, टेंशन मत लेना। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये आया था 1980 में, साल के साथ में याद कर लेना, 1980 में आया था। ये क्या के लिए हुआ था, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए हुआ था। और जो डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं इसलिए कि हम लैंड का यूज़ कर सकें, यानी कि ज़मीन का यूज़ कर सकें।
तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जंगल में जाते हैं और क्या करते हैं, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, जंगल को काटने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए, उसको उससे प्रिवेंट होने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगाई थी 1980s में, राइट। अभी नहीं होता है क्योंकि अभी क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने ये बहुत पहले लॉन्च कर दी थी, इसलिए अभी पुलिस भी ज़्यादा बहुत सतर्क हो गई है और अपने डंडे मजबूत करके रखती है, यानी तेल लगा के रखती है कि अगर कोई आए तो उसको ऊपर बजा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, इसलिए अभी वो सब चीज़ें नहीं होती, बहुत पहले होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट की। तो ये हुआ था तुम्हारा 1986 में, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के 6 साल बाद ही ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट आया था। ये इसलिए हुआ था कि क्या हुआ था, इस ये जो एक्ट है इसका पर्पस था कि जितना भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, और जो पॉल्यूशन कर रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, उसकी बैंड बजाना। क्या करना, उसकी बैंड बजाना। जैसे कि अगर कोई केमिकल फैक्ट्री चला रहा है और वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को बचाने की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसकी बैंड बजा देगी। क्या करेगी, बैंड बजा देगी कुछ इस तरीके से। पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको धाई धप्पा धाई धप्पा धाई धप्पा करके पीटने लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और रिपोर्ट। अब हम हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस वालों के ऊपर ही नहीं छोड़ सकते। पुलिस वालों को कितना छोड़ेंगे भाई कि पुलिस वाले ही हमारे इन्वायरमेंट को कवर करें, नहीं, नहीं कर सकते ना। अब हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करें। तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें कवर नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, हमारा ह्यूमन जो है, हम लोग जो है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि हम क्या करते हैं, कैसे कनेक्टेड है, अगर हमें किसी चीज़ की रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो हम कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। और क्या करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहते हैं उन रिसोर्सेज को, इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। और इसके कारण क्या करता है, इसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारा खतरे में पड़ जाता है। अगर तुम किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो वो चीज़ खतरे में ही आ जाएगी ना, राइट। किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो कभी ना कभी उड़ेगी, ख़त्म ही होगी। उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट भी, हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म तो होगी, यानी कि वो डेंजर में आएगी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन्वायरमेंट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करके रखें और अपने नेचर को सेव करें। ठीक है, तो ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो आप ये 3 पॉइंट्स मज़ेदार तरीके से लिख सकते हो। तुम्हारे बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है, बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तुम इसको छोटा छोटा करके लिख सकते हो, बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर तुम मेरे नोट से पढ़ते हो तो तुम्हें बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, बट कुछ केसेस में लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारा एडिटर साहब बहुत हरामी होता है। वो कुछ कुछ डेफिनेशंस काट भी देता है, तुम्हें पता है, और मुझे पता होती हुई चीज़ है, इसलिए मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पद्मश्री विनर अपने जो क्या बोलते हैं, जावेद मुला, यानी कि फॉरेस्ट मैन के ऊपर। ये है अपने टार्जन द वंडर कार अंकल। क्या है, टार्जन अंकल है, जिन्होंने क्या किया था, एक फॉरेस्ट बना दिया था। इन्होंने क्या किया था, अपनी 16 साल की उम्र में, क्या किया था, 16 साल की स्वीट 16 की उम्र में, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ते हुए इन्होंने क्या किया था, पेड़ों की फसल उगाई थी। किसकी भाई, बाम्बो प्लांट्स की फसल उगाई थी। किसके किनारे पर, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर क्या किया था इन्होंने, बाम्बू ट्रीज की फसल उगाई थी। क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या हुआ था, ध्यान सुनना। ये सबसे पहले बात तो ये सुन ली है, जो अंकल जो दिख रहे हैं अपने फॉरेस्ट मैन जो है, अपने टार्जन द अंकल जो है, वो कौन है समझो सबसे पहले। इनका जन्म हुआ था 1963 में, आसाम में हुआ था। ये जो अंकल जो है ये रिलेटेड है अपने आसाम से। ठीक है, आसामी कोई देख रहा हो तो हेलो भाई की बोल छे। ठीक है, राम राम बोल छे। ठीक है, तो ये जो अंकल है वो आसाम से रिलेटेड करते हैं। अब ये है कौन, सुनना। ये क्या है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी फॉरेस्ट्री वर्कर ऑफ फ्रॉम मिसिंग ट्राइब ऑफ आसाम नोन एज क्रिएटिंग मॉडल। सुनो, हटाओ इसको। ये तरह समझ लो, एक फॉरेस्ट वर्कर है जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने एक मोलाई फॉरेस्ट का क्रिएशन किया था। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्या किया था, ध्यान सुनना। वॉट ही डिड, वॉट ही डू, इन्होंने क्या किया था, अपनी 16 साल की उम्र में लड़कियों के पीछे ना जाते हुए क्या किया था, बॉम्बो ट्रीज का क्या किया था, प्लांटेशन किया था ब्रह्मपुत्र रिवर किनारे के, ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है उसके किनारे पर लड़कियों को ना छेड़ते हुए उन्होंने बाम्बू ट्रीज का प्लांटेशन किया था। क्यों किया था, ध्यान सुनना। क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था 1979 में, क्या हुआ था 1979 में, क्या हुआ था कि क्या हुआ था, एक फ्लड आई थी जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे स्नेक्स जो थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। क्या हुए थे, बहुत सारे स्नेक्स जो थे वो क्या हो गए थे, निपट गए थे। तो उनको लगा नहीं यार, स्नेक्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट है, तो मुझे भी इनको सेव करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो सांप बहुत खतरनाक होते हैं, बट वो जो इंसान है, ये जो इंसान है जावद मोलाई, वो बहुत ही
बोल सकते हो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। अगर तुम इस जगह होते तो तुम बोलते अच्छा हुआ मर गए ना साले, हमें तो मारने ही वाले थे, हमें काट काट के ही तो मार ही देते। बट नहीं भाई, वो क्या है, हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर क्या बोल सकते हो, अगर क्या स्नेक्स नहीं होंगे तो फ्रॉग को नहीं खाएंगे, फ्रॉग को कौन खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, और ईगल किसको खाएगा। यानी कि अगर हमें फूड चेन को मेंटेन करना है, इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, या फिर बोल सकते हो फूड चेन मेंटेन होगी तो इकोसिस्टम मेंटेन होगा, इकोसिस्टम मेंटेन होगा तो इन्वायरमेंट मेंटेन होगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए ये सब क्या किया, प्लांट्स की क्या किया, प्लांटेशन किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो इन्होंने क्या किया, 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, जिसके कारण धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, एक बाम्बू ट्री का एक फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, जिसको हम आज के तारीख में क्या बोलते हैं, मोलाई फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये जो अंकल है, इसीलिए इन्हें क्या बोला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था 2015 में। ठीक है, इंडियाज़ फोर्थ हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला था इन्हें। ठीक है, इंडियन का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम पद्मश्री बोलते हैं, जो कि इन्हें मिला था 2015 में, जब तुम शायद पैदा हो गए थे क्या, 15 पैदा हो गए थे क्या, नहीं हुए थे, उसके पहले ही हो गए थे भाई तुम, उसके पहले ही पैदा हो गए थे, इसलिए तुम पढ़ रहे हो मेरे से आज, राइट। ये बात क्लियर हो गई। ज़्यादा मोलाई सर यानी कि अपने ही मैन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टॉपिक की, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब ध्यान सुनना, जावेद मुलाई वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ के जाना है यहाँ से। ठीक है, अगर तुम्हें पूछे गया हमने क्या करना है, तो बस मैंने जो बताया वही लिखना है। ठीक है, तुम्हारे बुक में एक छोटा सा बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, तो उसको मत पढ़ना, यहाँ से ही पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, वो तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देगी, राइट। तो यहाँ ऐसा पढ़ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखा हूँ मैंने, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें मदद करेंगे। और यहाँ पर पॉइंटर के हिसाब से लिखा हो, जो कि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन तो हमें पता ही है क्या होता है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना होता है, या फिर बोल सकते हो बचाना होता है। अब यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, विच इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, रिचनेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ड्यू टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट लेवल फ्रॉम जीन टू इकोसिस्टम। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ज़मीन पर जितनी भी लाइफ है, ज़मीन पर जितनी भी लाइफ है, वो कितने अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये टर्म जो है ना, वो थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट है, बट जब तुम दो तीन बार क्या करोगे, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है बायोडाइवर्सिटी की, और इन सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन जो लिखी है, अगर तुम इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं तुम्हें कितना भी कोशिश करूँ इस वर्ड को समझाने की, तो तुम नहीं समझ पाओगे, राइट। मैं अपने मुंह से कितना भी तुम्हें सर पटक के समझ लूँ, नहीं समझ पाओगे। बट जब तुम अपने दिमाग का यूज़ करोगे, तब क्या होगा, चमत्कार होगा। और उस चमत्कार के कारण तुम्हारे के अंदर क्या होगा, जादूगर प्रिंस का जादू चलेगा, और तुम्हें ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात समझना, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारी क्या है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है। क्या है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है। तो वो जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 लेवल्स पर हमें देखने को मिलती है। पहली होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फॉर्म में होना इज इक्वल्स टू बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होना है, जितनी भी डाइवर्सिटी अलग अलग प्रेजेंट होना इज इक्वल्स टू बायोडाइवर्सिटी। पानी पी लेता हूँ यार, मुझे मेरा गला बहुत सूख रहा है आज। जब से देखो मैं बकबक कर रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो भाई। कमेंट तो करा करो, एटलीस्ट मुझे बताया तो सरो करो, मज़ा आ रही है सर, मज़ा आ रही है सर। ठीक है, वैसे कि मैंने तुम्हें बताया जेनेटिक वेरिएशन, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये 3 डिफरेंट लेवल पर अपनी डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, हिंदी में लिखा हो तुम्हारे लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुक में क्या है, इंग्लिश में दिया हुआ है, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स में हमें दिया हुआ है, जिससे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हो मैंने, सेम स्पीसीज के मेंबर डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाते हैं। अब यानी कि अगर ह्यूमन और ह्यूमन हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है, राइट। हर ह्यूमन क्या होता है, हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है, हाइट, स्किन, हेयर टाइप, इम्यूनिटी के लेवल पर हर ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हो हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है। यही क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है। अगर स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी कम हो जाए तो क्या होता है, स्पीशीज़ वाइप आउट होने का खतरा होता है। ठीक है, स्पेशली अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हो
तो फिर तो वो डिस्टिंक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आई या फिर बोल सकते हो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आई तो फिर वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गया ना? नहीं समझा? वापस से बताओ, सुनो। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? सेम स्पीशीज़ के मेंबर में डिफरेंस, सेम स्पीशीज़ के मेंबर में डिफरेंस इज इक्वल्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या था? वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होना, यानी कि जितने भी अपने अर्थ पर क्या बोल सकते हैं अलग अलग स्पीशीज़ है उनका होना, यानी कि क्या था? डाइवर्सिटी था। तो उसी तरीके से अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी ये क्या आती है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिखना, ये क्या होती है? अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ जो होती है हमारे अर्थ पर बहुत सारी होती है, तो नेचर में बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ होती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है, राइट? मैंने तुम्हें पहले ही बताया डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना। उस तरीके से स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होती है, नेचर में बहुत सारी स्पीसीज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलती है। इसमें क्या आता है? प्लांट आता है, एनिमल आता है, माइक्रोब्स आता है, वेराइटी ऑफ इंक्लूड्स होती है, जैसे कि फॉरेस्ट में ट्री, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड फंगीज। समझ गया? अब बात करते हैं, ये इसको समझना ज़रूरी नहीं है, अभी आगे जो आएगा उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको नहीं भी समझते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस इसको रट्टा मार के चले जाना। ठीक है, रट्टा मार के चले जाना, हमें मज़ा आएगा। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एज अ बिग ब्रदर या फिर बोल सकते हो एज अ टीचर बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें इस चैप्टर के ऊपर मास्टरी नहीं भी करनी है, या फिर बोल सकते हो अगर तुम इस चैप्टर को 10 घंटे ना लेके बैठना चाहो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चैप्टर इजी है बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, बस समझने लायक चीज़ें हैं, राइट? पढ़ो भी नहीं, समझो भी नहीं, तो बस क्या कर सकते हो? तुम इस चैप्टर को रट्टा मार सकते हो और इजीली इस चैप्टर में क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो। मैं तुम्हें लास्ट में वो चीज़ें दूंगा जिसको तुम रट्टा मार कर एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर रट्टा मार लेते हो तुम वहाँ से स्कोर कर सकते हो। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा इस चैप्टर में से। ठीक है, टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब एक रीजन में अलग अलग इकोसिस्टम होता है। एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा गूगल की लैंग्वेज बोलता हूँ। एक रीजन में अलग अलग इकोसिस्टम होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास, लैंड, पॉन्ड्स, लेक, एक्सेट्रा। ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, यानी कि क्या बोला? अलग अलग इकोसिस्टम प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, ये क्या हो गई? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होना, किसी भी चीज़ का अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होना इज इक्वल्स टू बायोडाइवर्सिटी। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो 3 3 बार मैंने तुम्हें बायोडाइवर्सिटी बताया, तो यहाँ पर देख रहे होगे तुम, यहाँ पर हर डाइवर्सिटी में उसकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हल्की सी चेंज हुई है, पूरी चेंज नहीं हुई है, हल्की सी चेंज हुई है। बस उसमें एक ही वर्ड जो है वो सेम है, अलग अलग। यानी भी किसी चीज़ का भी अलग अलग होना, किसी भी स्पीशीज़ का या फिर बोल सकते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी एक चीज़ का अलग अलग होना इज इक्वल्स टू बायोडाइवर्सिटी। समझ गया? अब इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है भाई। पहला हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये लाइन जो है ना, मैं इसके कारण परेशान हो गया। नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल, इस चैप्टर में क्या है भाई? पूरा नेचुरल आर्टिफिशियल ही भरा हुआ है। अब ध्यान सुनना, ये जो क्वेश्चन है हाउ कैन बी कंजर्व, क्या बोल सकते हैं इसको? हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कन्वर्स। ये तुमको आईएमपी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? अपने प्रोटेक्ट करना पड़ेगा रेयर स्पीसीज़ को, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा नेशनल पार्क्स को, सेंचुरीज़ को। ठीक है, डिक्लेरेशन सम रीजनल बायो रिजर्व्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाने होंगे अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ 5-6 पॉइंट दिया हुआ है मैंने तुम्हारे, अगर तुम्हें याद करना होगा तो कर लो, तुम्हारे बुक से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो हम आज के लेक्चर में वन शॉट लेक्चर है, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा जिनको तुम्हें पढ़ना ही है। ठीक है, बस मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी, जैसे कि हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। अब हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर क्या होती है, जो ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है उस पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि जैसे कि मोर मुझे कहाँ मिलेंगे? जंगल में ही मिलेंगे, राइट? और वो कैसे होंगे? क्वांटिटी में बहुत सारे होंगे। तो ऐसा जो एरिया होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है या फिर थ्रेटन भरा होता है, क्योंकि क्या होता है, अगर उस एरिया में मैं क्या करूँ, छेड़छाड़ कर दूँ, तो वो स्पीशीज़ डेंजर में पड़ जाएगी, राइट? क्योंकि वो जो स्पीशीज़ है वो उसी जगह रहती है, उसका क्या बोल सकते हैं, तालमेल दूसरी जगह के साथ नहीं हो सकता ना, राइट? जैसे कि तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारा घर है, अगर तुम्हारे को मैं किसी दूसरे के घर में भेज दूँ
तुम रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें खाने में मज़ा नहीं आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा की याद आएगी। उस तरीके से क्या होता है, अगर मैं तुम्हारे घर को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो तुम पगले हो जाओगे या फिर तुम मर जाओगे। मर जाओगे ना, होगा ना, यही हुआ ना। हमारे परिवार के सभी लोगों को मैं निपटा दूँ एक एक करके, तो तुम मर ही जाओगे। तुम्हारे पास कोई कारण नहीं बचेगा, एक ही कारण बचेगा कि तुम मेरे को आके मार दोगे, राइट। तो फिर मेरे को मारने के बाद भी क्या होगा, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हारी शक्ल देखो तुमने, तुम्हारी शक्ल देखो बे, तुम्हारी शक्ल देखे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं। अच्छी है शक्ल, अच्छी भाई, तेरी अच्छी शक्ल है भाई। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ स्पीशीज़ बोल सकते हो, जहाँ पर क्या होती है स्पेशली एपिडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती है, या फिर बोल सकते हो कुछ रेयर स्पीशीज़ ही पाई जाती है। इसलिए वो जो एरिया होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही थ्रेटन भरा होता है। अब हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर 34 सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमें मिले हैं। उसमें से कुछ 3 हॉटस्पॉट की बात करते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ये जो यहाँ पर क्या है, ये जो वेस्टर्न घाट है ये भी हाईली सेंसिटिव एरिया है। इसमें क्या है, लायंस और वाइल्ड बिशंस क्या है, रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो एसेटिक लायंस है यहाँ पर रहते हैं। तो क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सेसिव माइनिंग के कारण या फिर नेचुरल गैस एक्सपोजर के कारण क्या हुआ है, लोगों ने माइनिंग करना स्टार्ट कर दी है और ये जो एरिया है वो खतरे में पड़ गया है अब। तो तुम्हें अगर बचाना हो तो तुम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हो और 5 रुपये दान कर सकते हो और इन लोगों की बैंड बजा सकते हो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके, या फिर बोल सकते हो रील बनाकर। अभी तो ये ख़त्म हो गया होगा मेरे हिसाब से, बट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम्हारी बुक अपडेटेड नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें भाई। अब बात करते हैं मानस सेंचुरी की। मानस सेंचुरी जो है वो आसाम में है। इसमें क्या है, डैम जो है अपना, डैम पता है ना तुम्हें, डैम और वाटर का एक्सेसिव यूज़ हो गया है, जिस कारण क्या हो गए, टाइगर और राइनो जो है वो क्या हो गए, थ्रेटन में आ गए, खतरे में आ गए, क्योंकि उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता। पानी ही तो जल ही जीवन है भाई। कुछ इस तरीके से आपका सुंदर सेंगमन सेंचुरी भी है जो कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या हुआ है, रिजर्व एरिया है आपके टाइगर के लिए, यानी कि शेर के लिए, शेर मामा के लिए, आपके लिए क्या है, यहाँ पर रिजर्व एरिया है। बट यहाँ पर क्या हो गया है, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया है, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया है और एक्सेसिव फिशिंग स्टार्ट हो गई है, जिस कारण क्या हो गया है, जो अपना शेर जो है, डिफॉरेस्ट, अब तुम पेड़ ही काट दोगे, उसकी रहने की जगह काट दोगे तो वो तो तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा ही, और जब वो तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा तो तुम क्या करोगे, उसको मारना स्टार्ट कर दोगे। तो इस कारण क्या हो गया, ये जो एरिया है सुंदरबन सेंचुरीज, ये भी खतरे में आ गई है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, थ्रेटन में पड़ने वाली स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, थ्रेटन स्पीशीज़, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो अभी ख़त्म होने के कगार पर है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेटन स्पीशीज़ बोलते हैं। अब थ्रेटन स्पीशीज़ को हम 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहली होती है हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़, दूसरी होती है रेयर स्पीशीज़, थर्ड होती है वेनरेबल स्पीशीज़, एंड फोर्थ वन इज़ योर इंटरमीडिएट स्पीशीज़, या बोल सकते हो इंटरमीडिएट स्पीशीज़। अब इसको याद करने की ट्रिक है, ई आर वी आई। ई से आएगा इंडेंजर्ड, आर से आएगा रेयर, वी से आएगा वेनरेबल एंड आई से आएगा इंटरमीडिएट। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर डिक्लाइन होते जा रहा है या फिर उनके हैबिटेट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट होने पर आ गई है, उनका कोई भी फ्यूचर हमें दिख नहीं रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कि लॉयन टेल्ड मंकी। अब तुमने लॉयन टेल्ड मंकी का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, अगर तुम बचपन में जीके पढ़े हो अच्छे से तब तुम्हें दिखा होगा, जब मैं पढ़ता था तो मुझे दिखा था भाई। तब ये जो थे वो उस टाइम पर थी, अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये क्या हो गई, ख़त्म होते आ गई, इसलिए क्या है, इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये खतरे में आ गई और इसका जो फ्यूचर है ना, ये सेफ़ नहीं है, जैसे कि तुम्हारा फ्यूचर भी सेफ़ नहीं है, इसलिए तुम घर में लाते खाते हो। तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ? और एक एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक के अंदर, लेसर लेसर फोलेरिकन भी है एक ऑर्गेनिज्म, ये मुझे नहीं पता, तुम्हारे बुक के अंदर डायग्राम बनी हो तो तुम देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रेयर स्पीशीज़ की। गूगल के ऊपर सर्च कर लेना लेसेरियर फोरेकिन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज की। रेयर स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नंबर डिक्लाइन होता है रहा है, और ये क्या है, एपिडेमिक स्पीशीज़ है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ है, या फिर बोल सकते हो रेयरली पाई जाने वाली स्पीशीज़ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको रेयर स्पीशीज़ बोलते हैं। बहुत ही कम देखने को मिलती है, जैसे कि रेड पांडा, काला पांडा तो तुमने देखा होगा, जैसे कि मैं ही तुम्हारे सामने बैठा हूँ, काला पांडा, काला सांड बोल सकते हो यार, काला पांडा, काला पांडा। काला पांडा, काला
रेड पांडा, ठीक है, और मस्क डियर, ये जो है क्या है आपका रेयर स्पीशीज है। अब बात करते हैं वेनरेबल स्पीशीज की। वेनरेबल स्पीशीज क्या है? एक्सट्रीमली लेस, एक्सट्रीमली लेस यानी कि बहुत ही कम नंबर में पाई जाने वाली स्पीशीज जो है वो क्या है? वेनरेबल स्पीशीज है। और ये कंटिन्यूसली ख़त्म होती जा रही है। कंटिन्यूसली ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि शिकारी जो है वो बहुत सारे हैं। कुछ लोग लड़कियों की शिकार करते हैं और कुछ लोग करते हैं जानवरों को शिकार। और जो जानवरों को शिकार होते हैं और जो लड़कियों को शिकार करते हैं वो दोनों ही खतरनाक होते हैं, तो उन्हें गोली मारकर निपटा देना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वनरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती है। तो भाई पहला है आपका लायन और टाइगर। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल लोग शेर की खाल उतारने के लिए शेर को मारते हैं और लॉयन की खाल उतारने के लिए भी लॉयन को मारते हैं। उनसे क्या करते हैं वो लोग? पर्स या फिर अपना जैकेट वगैरह बनाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज़ की। इंटरमीडिएट स्पीसीज़ यानी कि ऐसी स्पीसीज़ जो क्या है? अपीयर टू बी इंडेंजर्ड, but due to some behavioral habitats there definite no definite and substantial information। इंटरमीडिएट स्पीशीज़ मतलब हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ जिनका बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है और वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि जाइंट स्क्वायरल, जिसको हम शेखरो भी बोलते हैं, ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो इसके बारे में हमें पास में कोई अच्छे से डाटा प्रेजेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होती है, जैसे कि यति का नाम सुना है क्या तुमने? ये कहाँ मिलता है? हमें हिमालयन एरिया में मिलता है। इसको किसी ने देखा नहीं है, बट हमारे पास में इसके पास में कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है। जैसे कि हम सभी को पता है कि यति के पाँव बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर इसको कभी किसी ने देखा नहीं है, और जिसने देखा है वो नहीं पड़ गया है जिंदा नहीं है। बट हमारे पास एक अफवाह है कि यति होते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होती है। तो आज का लेक्चर जो है वो का ख़त्म, और ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। जैसे कि मैं तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा आईएमपी क्वेश्चन का सेट, तो इसका मार लो स्क्रीनशॉट, और ये है तुम्हारे आईएमपी क्वेश्चंस। और इसको तुम्हें करना है, क्या करना है? लर्न करना है, या फिर बोल सकते हो अगर तुम इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो, बुक को नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। बुक को ऐसा उठा के ऐसा फेंक दो और क्या करो? इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और करो मजे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड के अंदर बनने की पॉसिबिलिटी, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे। तो टेंशन मतलब नहीं है, भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। जितने भी पिछले 15 साल के 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी को एक्सट्रैक्ट करके ये डाटा मैंने लेके आया हो, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन लेके आया हो, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये होता है आपका लेक्चर खत्म। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो कौन सा चाहिए मुझे बता देना, और तुम्हें PYQs की वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करना PYQs मास्टर जी, ठीक है। तो लेक्चर को अपन करते हैं बाय, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय माय चिल्लर पार्टी दोस्तों।